हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही है। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब होगी। और इसके साथ एक और उम्मीद करते हैं कि मई चल रही है और आप लोगों ने एक सिलेबस पर कमांड कर लिया होगा। आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है विद्यालय में और कोचिंग ETC में बहुत तेज़ी से पढ़ाया जा रहा होगा। ठीक कहते हैं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों से हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों से हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बस बात इतनी सी है बेटा कि आपको लगातार मेहनत करते रहना है। ठीक, अगर जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जल वहीं से निकलेगा। मेहनत करना है आपको शानदार तरीके से। बाकी आपके लिए संस प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ खड़ा है। कहते नहीं, आई एम स्टैंड ऑलवेज विद यू लॉन्ग टाइम एंड लाइफ टाइम। सो आप जुड़े रहिए बस। चलिए बेटा, आज बताते हैं कि आपका चैप्टर तो पहला चल ही रहा था, लेक्चर आपका 7वां है और क्लास 12th का है। पढ़ने वाले थे बेटा क्या, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन आप ये अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार है, इसे कहते हैं तीसरा प्रकार है। और पढ़ना क्या है आपको इसमें, बीजाणु जनन। एक्चुअली बेटा स्पोर होते क्या हैं। ठीक, अगर बात करें स्पोर होते क्या है, मतलब बेटा बीजाणु होते क्या है। तो बेटा आप एक यहाँ पर सिर्फ मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया, ज़्यादा हार्ड आपको सोचना ही नहीं कि बहुत सारी डिफिनीशन होंगी लंबी चौड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं। एक झलक देखो बस, मात्र एक झलक। यह एक एकल कोश की संरचना होती है, खत्म काम। बीजाणु क्या होते हैं, बीजाणु होते क्या बेटा, क्या होते हैं, तो क्या है कि यह एक एकल कोश की संरचना है। क्या है, यह एक एकल कोश की संरचना होती है। बात समझ में आ गया, यह क्या है, एक एकल कोश की संरचना है। और कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब बीजाणु को मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, कुछ चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ यह एक एकल कोश की संरचना है और इसमें क्या पाई जाती है, लगातार संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक, लगातार संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। मान लीजिए ये क्या है, एक एकल कोश की संरचना है। ठीक, ये इसका केंद्रक हो गया। ठीक, इसको हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या है बेटा, स्पोर है। और इसमें क्या पाई जा सकती है, इसमें बेटा जनन की कैपेसिटी पाई जा सकती है। इसमें जनन पाया जाता है और ये क्या करते हैं, जनन करके क्या करते हैं, अनेक जो है एकल कोश की संरचना तैयार करते हैं। बेटा इससे हम बीजाणु कहते हैं। ठीक, बीजाणु है क्या बेटा, बीजाणु एक्चुअली क्या है, एक एकल कोश की संरचना होती है। काम खत्म हो गया। चलो बात करते हैं बेटा इसमें कि ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और होते क्या हैं। मैंने पहले बता दिया होते क्या है, तो ये एकल कोश की संरचना होती है, वो एक कोश की संरचना होते हैं बीजाणु। ठीक, वो है देखो आपके सामने मैंने बना दिया कैसे हो सकते हैं और इनमें क्या केंद्रक पाया जाता है, इनमें कोश का विभाजन की क्षमता पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक, अब बात करते हैं एक चीज़ इसके बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा जूस्पोर। क्या होता है, जूस्पोर। एक होता है बेटा अप्लेनोस्पोर। एक होता है बेटा जूस्पोर और एक होता है अप्लेनोस्पोर। ठीक, जूस्पोर का मतलब होता है बेटा चल बीजाणु। कैसे बीजाणु, चल बीजाणु। और अप्लेनोस्पोर का मतलब क्या होता है बेटा, अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। ठीक, अब समझेंगे बेटा चल बीजाणु क्या होता है और अचल बीजाणु क्या होते हैं। चल का मतलब चलने वाला। ठीक, चल बीजाणु मतलब कैसे, चल भाई चल, क्या बीजाणु। ठीक, चल बीजाणु जो चलने वाले हैं। ठीक, क्या बीजाणु मतलब जूस्पोर कैसे होते हैं बेटा, चलने वाले होते हैं। इनमें क्या पाई जाती है बेटा, इसमें गति पाई जाती है, गतिमान होते हैं। ठीक है, इसमें गमन करने की क्षमता होती है। एक शब्द मैंने हटा दिया, सॉरी बेटा, यहाँ पर गमन। ये क्या होता है बेटा, गमन करने की क्षमता पाई जाती है। पाई जाती है या नहीं पाई जाती, पाई जाती है। ठीक, क्योंकि चल भैया, चल का मतलब चलने वाले, क्या बीजाणु, जो बीजाणु चलने वाले हैं वो कैसे बीजाणु कहलाएंगे, चल बीजाणु। इनमें क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है, गतिमान अवस्था पाई जाती है, इसमें गमन करने की क्षमता होती है। वे बीजाणु जिनमें गमन करने की क्षमता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। इंग्लिश में बेटा जूस्पोर कहते हैं, टाइप्स ऑफ चल बीजाणु। किसका है ये, स्पोर फॉर्मेशन का। बात समझ में आ गई। ठीक, दूसरी इसमें बेटा एक चलते कैसे, क्वेश्चन है बेटा कि चलते कैसे हैं, क्या इनमें पैर, बेटा ऐसी कोई अवस्था नहीं है, पैर वैर कुछ नहीं होते आप। ठीक, इनमें क्या पाई जाती है बेटा, एक कसाभिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कसाभिका पाई जाती है, जिसे कहते हैं फ्लेजिला। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, फ्लेजिला कहते हैं। कसाभिका हिंदी में क्या पाई जाती है, कसाभिका। अब थोड़ा सा आप इस तरफ आओ, यहाँ पर एक देखो चित्र बना हुआ है, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर आ गया, देख लिया इस चित्र, दोनों डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए। एक बेटा क्या है, स्पोर। ठीक, जूस्पोर इन क्लाइमेडोमोनास। ठीक, क्लाइमेडोमोनास। ठीक, तो पहले इसको समझा रहे वो है क्या। ठीक, ये क्या है, दूसरा क्या, अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, इसमें क्या बेटा, गति या गतिमान या गमन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक,
आचल, आ का मतलब नहीं, चल का भैया मतलब बीजाणु, जो बीजाणु चलने की क्षमता नहीं, वे बीजाणु जिनमें गमन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, गतिमान अवस्था नहीं पाई जाती, या क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, यानी कि चल नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे बेटा? आचल बीजाणु। आ का मतलब नहीं, चल का मतलब चलने वाले, जो बीजाणु नहीं चल सकते बेटा वो क्या कहलाएंगे? अचल बीजाणु कहलाएंगे। ठीक है, और चल बीजाणु में क्या होता है? चल बीजाणु मतलब वे बीजाणु जो चलने की क्षमता जिनके अंदर पाई जाती है वो चल बीजाणु कहलाते हैं। जीस्पोर कहलाते हैं, जिनमें नहीं पाई जाती वो अप्लेनोस्पोर कहलाते हैं। ये दोनों किसके प्रकार है बेटा? ये दोनों बीजाणु के प्रकार हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनना। ठीक, मैंने आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाया है, ठीक, फर्स्ट ईयर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक, तो बच्चों ध्यान सुनना। मेरा क्वेश्चन है कि आप जहाँ पर बैठे हो आपके आसपास और बाहर क्या है बेटा? बहुत सारे क्या पाई जाती है? वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक, घर के बाहर पाई जाती है ना, आप मार्केट ETC जाते हो तो रास्ते में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जंगल ETC देखते हो तो वहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो बेटा मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या वनस्पति एक कोश की है या फिर बहुकोश की है? आप जो देख रहे हो वो कैसी है? आपके आसपास, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो उस विद्यालय के जस्ट सामने, जस्ट पास में, या जब विद्यालय जाते हो तो रास्ते में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिखते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं? मेरा क्वेश्चन है कि वो कैसे हैं। सामने से जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे आप देखते हो। बहुकोश की। क्या कोई पौधा एक कोश की हो सकता है? क्या कोई प्लांट एक कोश की हो सकता है? क्या कोई पादप एक कोश की हो सकता है? ठीक, तो आपका जवाब शायद थोड़ा सा रुक करके आएगा। मैंने जिन बच्चों को पढ़ा रखा है अभी उनका जवाब आएगा कि सर हाँ हो सकता है। कैसे बेटा? अगर आप तीसरे अध्याय में जाओगे, क्लास 11th के तीसरे अध्याय में, ठीक, तीसरे चैप्टर में आप जाओगे पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक, पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक, जब वहाँ पर जाओगे आप तो वहाँ पर आपको पादप जगत का जब वर्गीकरण पढ़ाएगा तो आइकलर ने किया था, आपको शायद पता होना चाहिए कि वो बताया था कि पादप जगत के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? पादप जगत में 5 समूह मैंने पढ़ाया है आपको, ध्यान देना मेरी बात को। 5 समूह मैंने आपको पढ़ाया। पहला क्या? पादप जगत का जब वर्गीकरण किया गया था तो वहाँ पर 5 समूह पढ़ाए गए। तो पहला समूह कौन सा पढ़ाएगा? थाइलोफाइटा। क्या? थाइलोफाइटा। दूसरा बेटा ब्रायोफाइटा। तीसरा बेटा टेरिडोफाइटा। चौथा बेटा जिम्नोस्पर्म। पांचवा कौन था? एंजियोस्पर्म। फिर से आओ एक बार देखो इस तरफ। क्या बताया गया था कि पहला कौन सा था? थाइलोफाइटा। दूसरा कौन सा पढ़ाया गया था? ब्रायोफाइटा। तीसरा कौन सा पढ़ाया गया था? टेरिडोफाइटा। चौथा कौन सा पढ़ाया गया था? जिम्नोस्पर्म। और पांचवा कौन सा पढ़ाया गया था? एंजियोस्पर्म। ये 5 समूह आपको पढ़ाए गए थे ना। जब पादप जगत का वर्गीकरण किया गया था तो 5 समूह आपको पढ़ाए गए थे। तो जो पहला समूह का थाइलोफाइटा समूह में अगर हम जाएं तो थाइलोफाइटा समूह में क्या हुआ था बेटा? 3 प्रकार की कवक बताई गई थी ना आपको। 3 प्रकार की कवक बताई गई थी ना। कौन सी 3 प्रकार की बताई गई? पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रेडोफाइसी। ठीक, हरी शैवाल क्लोरोफाइसी मतलब हरी शैवाल, दूसरा फियोफाइसी मतलब भूरी शैवाल, रेडोफाइसी मतलब लाल शैवाल। 3 शैवाल बताई गई थी। किस समूह में है? पादप जगत के पहले समूह में थाइलोफाइटा में कितनी शैवाल बताई गई? 3 शैवाल बताई गई। कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी। ठीक, हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल। तो जो आपका क्लोरोफाइसी है, ठीक, कह सकते हैं क्लोरोफाइसी जो हरी शैवाल है, उस हरी शैवाल का उदाहरण क्या है बेटा? ये क्लाइमाइडोमोनास। ये क्या है? क्लाइमाइडोमोनास। ध्यान से देखना इस चित्र को। क्या है? क्लाइमाइडोमोनास है। ठीक, कितना शानदार डायग्राम मेरे बच्चों ने आपके लिए प्रेजेंट किया है। इसको देखो, क्या है ये? क्लाइमाइडोमोनास। कहाँ पर है? लिंक कर रहा है आपके 11th चैप्टर से, इसलिए कहते हैं वी कंसेंट। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ाई किया करो। 11th क्लास में जा रहा है। पादप जगत का जब वर्गीकरण किया गया था कितने समूह बताए गए थे? 5 समूह बताए गए थे। पहला कौन सा? थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो थाइलोफाइटा समूह है उसी में आपको बताया गया। क्या बताया गया कि उसमें 3 प्रकार की शैवाल पाई जाती है। कौन सा पाई जाती है? एक पाई जाती है आपकी क्लोरोफाइसी, दूसरी आपकी फियोफाइसी, तीसरी कौन सी? आपकी टेरिडोफाइसी। ठीक है, तो आपको जब बताया गया था तो पहला जो थाइलोफाइटा समूह है उसी में आपको बताया गया था कि 3 प्रकार के कवक पाई जाते हैं। ठीक, जो बताया गया था तो उसमें का पहला जो प्रकार था आपका कौन सा? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब हरी शैवाल। क्लोरो का मतलब हरा होता है ना, और फाइसी का मतलब शैवाल, हरी शैवाल। ठीक, हरी शैवाल में कौन सा बेटा बताया गया था? क्लाइमाइडोमोनास। ठीक है, क्लाइमाइडोमोनास उसी का उदाहरण। बात समझ में आ गया? अब आप ये बताओ कि जो चल बीजाणु है, अब देखो इस क्लाइमाइडोमोनास में ये क्या किस जगत के अंतर्गत आया है? अभी मैंने बताया कि पादप जगत के पहले समूह के अंतर्गत ये पहली जो क्लोरोफाइसी है उसका उदाहरण है। तो ये पादप जगत के अंतर्गत है ना बेटा। तो क्या ये एक कोश की है? तो सर हाँ, जवाब आएगा एक कोश की है। इसका मतलब क्या? पादप जगत में कुछ पादप ऐसे जो एक कोश की होते हैं। पॉइंट भी नोटेड। क्लियर हो गया यहाँ तक? पॉइंट भी नोटेड की पादप जगत में बेटा क्या है? कुछ पौधे ऐसे हैं जो एक कोश की होते हैं। आपका उदाहरण है क्या? हरी शैवाल। कहाँ पर बेटा? थाइलोफाइटा समूह में। कौन से? पादप जगत का पहला समूह है। ठीक,
अब आपसे मैं बताऊं, इसकी देखो ये जो आप दो ठे देख रहे हैं मूछे, ये देखो यहाँ मूछे बनी हुई, बच्चों ने बनाए, यहाँ मूछे बनी हुई हैं, ये देखो मूछे बनी हुई, ये बेटा ये एक जो है ये क्या है बेटा आपका, ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, ये बेटा आपका क्लेमाइडोमोनास है, ये भी आपका क्लेमाइडोमोनास है, ये जो बड़ा सा एक है ना, ये बड़े से क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या हुआ था, आप कह सकते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन हुआ था, बीजाणु जनन हुआ था। एक बड़ा सा पहले क्या था बेटा यहाँ पर एक कह सकते हैं उस नाम लो क्लेमाइडोमोनास, उसके अंदर केंद्रक विभाजन हुआ होगा तो बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास बने। ठीक, बात समझ में। तो इनकी आप टॉपिक क्या था, इनकी आप देख रहे हो, ये देखो मोछे बेटा, ये भी मोछे, ये भी मोछे, ये भी, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, ये क्या है बेटा, फ्लेजिला है। ठीक, आप जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो आप बनाते भी हो, तो पूछते हैं कि इस फ्लेजिला का क्या काम है, तो आप बताते हो कि तैरने के काम करते हैं, चलने की गति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसको कहते हैं कशाभिका हिंदी में। तो अब आप बताओ कि चल बीजाणु में किसका उदाहरण है, चल बीजाणु में किसका उदाहरण लिख सकते हैं बेटा। चल बीजाणु में आपका उदाहरण कौन सा, क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि ये चल बीजाणु इसलिए क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, कशाभिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, कशाभिका पाई जाती है। इनमें फ्लाजिला पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, फ्लाजिला पाया जाता है। ठीक, इसमें फ्लेजिला पाया जाता है, इसलिए क्या करते हैं बेटा, ये गति कर सकते हैं ना। लेकिन अचल बीजाणु में बेटा क्या है, इनमें बेटा क्या नहीं पाई जाती है, इसमें फ्लेजिला नहीं पाया जाता है इनमें, इसलिए बेटा ये क्या गति नहीं कर सकते हैं, इनमें गमन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। जो चल नहीं सकते हैं उन्हें कहते हैं अचल बीजाणु। चल का मतलब भैया चलने वाले बीजाणु, जो नहीं चल सकते बेटा उन्हें कहते हैं अचल बीजाणु। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से समझो, बीजाणु जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला बेटा चल बीजाणु, चल का मतलब चलने वाला बीजाणु जो चल सके, चल बीजाणु मतलब जो चल सके। स्पोर फॉर्मेशन में जो चल सके वो कैसा कहलाएगा बेटा, जू स्पोर कहलाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, जू स्पोर। मैंने लिख भी दिया है कि इसमें गति पाई जाती है, गमन कर सकते हैं, इनमें गतिमान अवस्था होती। क्यों होती है बेटा, क्यों होती है, क्वेश्चन ये इसमें गमन क्यों होता है, क्योंकि इनमें फ्लेजिला पाया जाता है। ठीक, उदाहरण क्या है मैंने बता दिया कि आप पादप जगत पढ़ोगे क्लास 11th में। क्लास 11th के बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको पता होगा, जो जिनको मैं पढ़ा करके आऊँ उनको तो पता है कि 5 जगत पाए जाएंगे। पादप जगत में वर्गीकरण करेंगे तो आपको 5 समूह पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, 5वां समूह, जो पहला समूह थैलोफाइटा समूह बेटा कवक पाई जाती है, उसमें मुख्यतः कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है। एक कौन सी पाई जाती है बेटा, क्लोरोफाइसी मतलब हरी शैवाल, फियोफाइसी मतलब भूरी शैवाल, रेडोफाइसी मतलब लाल शैवाल। तो हरी शैवाल का उदाहरण क्या बेटा, क्लेमाइडोमोनास। क्या है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये एक प्रकार का पादप है और एक कोश की पादप पाए जाते हैं। ये बात कौन सिद्ध कर रहा, क्लेमाइडोमोनास सिद्ध कर रहा। ठीक, अब बात करते हैं बेटा अचल बीजाणु की। अचल का मतलब जो ना चल सके, मतलब जिनमें गमन करने की क्षमता बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाई जाती बेटा, ना तो फ्लेजिला पाई जाती, ना अभी कुछ बच्चे के पश्चिमाभि का काम भी होता है संरचना प्रदान करना। लेकिन समझना मेरी बात को, जो कशाभिका होती है वो बड़ी होती है। ठीक, काम दोनों का, पश्चिमाभ जो होती है सीलिया, ठीक, दोनों का काम एक ही वो काम। लेकिन क्या है, जो आपका ये फ्लेजिला बेटा ये बड़ा, इसकी संरचना बड़ी होती है। ठीक है, और ये जो आपका कहते हैं पश्चिमाभ या सीलिया होती है, इसकी संरचना छोटी होती है। ठीक, इतना अंतर होता है। चलिए अब बात करते हैं अचल बीजाणु। इंग्लिश में बेटा अप्लेनोस्पोर। ठीक, क्या है, अप्लेनोस्पोर। इसमें गमन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, इसमें आपका फ्लेजिला या कह सकते हैं कशाभिका नहीं पाई जाती है। ठीक, नहीं पाई जाती है। अब ये अचल बीजाणु की क्या उदाहरण है, ठीक, अचल बीजाणु का कुछ उदाहरण है। तो बेटा अचल बीजाणु का एक उदाहरण सबसे फेमस है, आपकी क्लास की जो बुक है उसमें दिया हुआ है कोनेडिया। कौन सा दिया हुआ है बेटा, कोनेडिया। ठीक, एक्चुअली बड़ी बुक्स जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या है, और भी बहुत सारे लिख दें, लेकिन कोई आपके टॉपिक में नहीं, अगर कहो तो लिख दें। उसमें एक आता है ओइडिया आता है, क्या आता है बेटा, ओइडिया आता है बेटा, एक इथिडिया आता है, क्या आता है बेटा, एक इथिडिया आता है, जो कि आपके टॉपिक में नहीं, आपके टॉपिक में सिर्फ क्या है, कोनेडिया है। क्या है बेटा, कोनेडिया। तो जो आपके टॉपिक में है आप वही पढ़िए। ठीक है, बाकी जो है कहते हैं कि ना कि ये आपके टॉपिक में नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बता रहे थे क्या, कोनेडिया के बारे में ना। तो ये अचल बीजाणु में क्या पढ़ने वाले हैं, हम कोनेडिया पढ़ने वाले। ठीक, वैसे इसके और एग्जांपल होते हैं, जैसे आपका कोनेडिया हो गया आपका, ठीक, एक अभी बता रहे थे कि ओइडिया हो गया आपका, एक और क्या हो गया, एथिडिया आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में सिर्फ कोनेडिया दे रखा है, कोनेडिया के बारे में पढ़ेंगे। कोनेडिया में पढ़ना क्या है हमको, पेनिसिलिन के बारे में। क्या पढ़ना है, पेनिसिलियम के बारे में। कोनेडिया में क्या पढ़ेंगे, पेनिसिलियम के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा, पेनिसिलियम के बारे में। क्या है, कवक है, ये क्या है, एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है, एक कवक है। ठीक, तो मेरी बात समझना,
आपको चलो एक फैक्ट बता देते थोड़ा सा, एक छोटा सा, रुको पहले इसको पढ़ा देते हैं फिर फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, समझो मेरी बात को। पेनिसिलियम एक कवक है, ठीक है। ये जो आपका बना हुआ है ये क्या है, पेनिसिलियम है। क्या है, पेनिसिलियम है, कोनेडियम है, पेनिसिलियम है, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये आप जो देख रहे हो, ठीक, ये मैं कहूँ कि ये एक संरचना है, ये एक संरचना है, ठीक। ये क्या है, एक संरचना है, ठीक। तो इसे हम कहेंगे बेटा तंतु। क्या कहेंगे, तंतु कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, तंतु कहेंगे, ठीक। जैसे आपने जाला देखा होगा, आपने जाला देखा होगा, अगर उस जाले को अलग कर दो, सिर्फ एक जाला आपके हाथ में हो तो उसे कहेंगे हम तंतु कहते हैं। आपने बाल बुड्ढी खाए होंगे, उसमें देखो एक अगर निकालते हैं तार तो उसे क्या कहते हैं, हम तंतु कहते हैं, ठीक है। वो सब एकदम से मिला दे एक में ही तो पूरा बना देते हैं, उसे कहते हैं हम तंतु जाल कहते हैं ना। तो ये क्या है बेटा, ये कवक है, ठीक है, ये कवक है। और ऐसे एक कोशिका है तो कवक की, तो हम क्या कहेंगे, इसे कवक तंतु कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कवक तंतु कहेंगे, ठीक। अगर इसमें 2 हो जाए, ठीक, किसी में बेटा 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6, 7, 8, 10, 15 हो जाए तो क्या क्या कहेंगे, उसको हम एक जाल बना लेंगे, पूरा क्या बना लेंगे, वो जाल बना लेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, कवक जाल कहेंगे, ठीक। और जब एक तंतु होता है किसका, एक कवक तंतु होता है तो इंग्लिश में बेटा उसको हम हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइफा कहते हैं। एक किसको, एक जब होती है, क्या बेटा होती है, एक कवक तंतु होता है तो उसे हम हाइफा कहते हैं। और जब बहुत सारा होता है तो कवक जाल बनता है तो उसे माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो, इसको क्या कहेंगे बेटा, हम हाइफा कहेंगे। इसको हम हाइफा कहेंगे। देखो ये देखो, एक हाइफा, ये एक हाइफा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर फिर ऊपर हाइफा, ऊपर हाइफा। तो देखो ये सब क्या है, हाइफा। हाइफा मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कवक जाल बना रहे हैं, ठीक है। एक कवक, ये कवक तंतु है, एक कवक तंतु है, एक कवक तंतु है, ये भी कवक तंतु है। ये सब आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा, कवक जाल बना रहे हैं। कवक जाल मिलकर क्या बन रहा है, पूरा का पूरा शरीर बना रहा है, किसका, एक कवक का शरीर बना रहा है। और ये क्या है बेटा, पेनिसिलियम है। क्या है, पेनिसिलियम है। यहाँ पर आप देखो ध्यान से बेटा, तो इस पेनिसिलियम के ऊपर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसमें केंद्रक पाया जा रहा है। देखो एक गोल संरचना पाई जा रही है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें कसा भिका भी नहीं पाई जाती और पश्चिमाप भी नहीं पाया जाता, इसलिए एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है। अंततः क्या होती है, ये एक कवक का शरीर है। यहाँ से जो नीचे का पोर्शन है बेटा, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, इसके नीचे का जो है ये क्या है, कवक का शरीर है, ठीक। किससे मिलकर के बना हुआ है बेटा, हाइफा से मिलकर के बना हुआ है। हाइफा जब बहुत सारे आपस में मिली, मतलब कवक तंतु जब बहुत सारी आपस में मिली तो उन्होंने कवक जाल का निर्माण किया। कवक जाल क्या चला आगे, एक शरीर बना लिया आगे चल करके, उस पर क्या लगी हुई, इससे बेटा जो संरचना, इसे हम कहते हैं कोनेडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनेडिया कहते हैं। और कोनेडिया जब पूरा मैच्योर होती है तो इससे टूट करके ज़मीन पर गिर जाती है, और ज़मीन पर गिर करके क्या करती है, वो फिर से हाइफा का निर्माण करती है, एक कोशिका का निर्माण करेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग कवक तंतु का निर्माण करेगी, और फिर क्या करेगी, वो आगे चल करके फिर किसका निर्माण कर लेगी, पेनिसिलियम का पूरा एक पौधा फिर से बना लेगी, या पूरा का पूरा जो वो कवक, एक पूरा का पूरा कवक बना लेगी। इसे कहेंगे बेटा हम क्या कहेंगे, पेनिसिलियम, या इसे कहेंगे बेटा अचल बीजाणु, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कह सकते हैं कि अचल बीजाणु, ये जो कवक होता है बेटा कैसे होते हैं, तो आप कहोगे सर कवक मृतोपजीव होते हैं, क्योंकि बेटा कवक जगत जो फेमस होता है वो फेमस ही होता है किसके लिए, मृतोपजीवी के लिए। कवक जगत जाना ही जाता है किसके लिए, मृतोपजीवी के लिए। ये सड़े गले पदार्थों से अपना क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। ये बेटा ये रहा आपका कोनेडिया। ये कोनेडिया जब जमीन पर आके नीचे गिरते हैं तो फिर से क्या करते हैं, बीजाणु जो ये नीचे आते हैं और क्या करते हैं, फिर से जनन करते हैं, जनन करके फिर से क्या करते हैं, कवक तंतु का निर्माण करते हैं। कवक तंतु आपस में मिलकर के क्या कवक जाल का निर्माण करते हैं, कवक जाल मिलकर के शरीर का निर्माण करता है। फिर से क्या बनते हैं बेटा, इसमें कोनेडिया बनेंगे, फिर से प्रोसेस होगा, तो इसे कहते हैं बीजाणु जनन, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा एक फैक्ट बता देते हैं कि जो है पेनिसिलिन, ठीक। तो आप सब जानते होंगे कि ये जो पेनिसिलिन आई है, ठीक, आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन करके, ठीक। उसकी खोज किसने किया था, तो आप सबका जवाब आ गया सर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये अलेक्जेंडर एक्चुअली बेटा अगर बताएं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही नहीं किया था, वो भी उन्होंने इस पर रिसर्च भी नहीं कर रहे थे कि उन्होंने मतलब पेनिसिलिन के लिए 10-15 साल लगा दिए हों कि नहीं, 10-15 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं तब जाके उनको पेनिसिलिन मिली। पेनिसिलिन उनको थोड़ा गलती से खोज लिया था, और वो अकेले भी नहीं थे, ठीक। हम उनके और भी बहुत सारे साथी दोस्त थे, ठीक। एक्चुअली साथी दोस्त होते हैं तभी ऐसे काम भी होते हैं, ठीक है, मतलब जो है रिसर्च अच्छी हो जाती है, ठीक। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था बेटा, जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। कब की थी बेटा, तो एक्चुअली 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसी के दौरान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उनके साथी दोस्तों ने क्या किया था, सबसे पहले प्रतिजैविक की खोज की थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन नाम था। और उसका कहते हैं एंटीबायोटिक, है ना,
एंटीबायोटिक की खोज की थी। पहली एंटीबायोटिक तैयार किया था किसने तैयार किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया था। कब तैयार किया था? तो 1929 में तैयार किया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। कौन सी थी? पेनिसिलिन। प्राप्त कहाँ से किया था? तो पेनिसिलिन प्राप्त किया था पेनिसिलिन नोटेटम के पौधे से। कहाँ से बेटा? सॉरी बेटा, कवक से। कौन सा? पेनिसिलिन। क्या बेटा? ये जो पेनिसिलियम है ना बेटा, ये कवक का क्या है? ये कवक का बेटा कह सकते हैं कि वंश है। ठीक, क्या है? वंश है। ठीक, और जो नोटेटम है ना, वो क्या थी? उसकी जाति थी। ठीक, कवक की जो जाति थी वो नोटेटम जाति से सबसे पहले प्राप्त किया था। किस जाति से? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था पेनिसिलिन सबसे पहले। अलेक्जेंडर 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रतिजैविक की खोज की थी। उसके बाद अब वर्तमान समय में जिससे प्राप्त किया जा रहा है क्या? पेनिसिलिन, वो थी बेटा पेनिसिलियम क्राइसोगेनम। पेनिसिलियम क्राइसोगेनम से इस समय की जो पेनिसिलिन आ रही बनाई जाती है। ये काम क्या करती है बेटा? ये करती है बैक्टीरिया जो होती है, आपकी जीवाणु जो होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक देती। ठीक, समझना बात को। जो बैक्टीरिया होती है उसकी कोशिका भित्ति होती है ना ऊपर, ठीक है, वो क्या करती है? कोशिका भित्ति का आकार प्रदान करती है। किसको? जीवाणुओं को फटने से बचाती है। कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। किसमें? जीवाणुओं में जो ये कोशिका भित्ति होती है ना, उनकी जो पता है ना दीवार की तरह काम करती है। उनको बचा के रखती है, फटने से बचाती है, उनको आकार प्रदान करती है, उनको ढांचा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। उसी के निर्माण को कौन रोक देती है? पेनिसिलिन रोक देती है। ठीक, ताकि वो तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जब उनकी क्या निर्माण नहीं होती है? कोशिका भित्ति निर्माण नहीं होती है, तो वो मर जाते हैं। तो इसलिए पेनिसिलिन क्या करती है? एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। तो ये रहा आज का बेटा फैक्ट। ठीक है, एक क्लास आपको पसंद आई होगी और नोट्स बना लीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। चलो बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप आज पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए बेटा? आप बीजाणु जनन पढ़ लिए। अगला हम पढ़ाने वाले हैं बेटा खंडन, आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम कल उसको क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।